इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहता हूं। हम हर एतवार को ये ट्रांसमिशन करते हैं, 2 घंटे की ट्रांसमिशन ये भी है। पहले घंटे में हमारे साथ हनीफ अब्बासी साहब होंगे, NA 56 रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। अली मोहम्मद खान साहब इसी हिस्से में वो भी शामिल होंगे। फिर जो 11 से 12 बजे हमारा जो एक टाइम स्लॉट होगा उसमें आमर इलियास राना साहब हमारे साथ होंगे, फैसल हुसैन साहब होंगे, रज़ाउर रहमान साहब हमारे साथ उस वक्त होंगे। मैं पहले जो सेशन है उसकी तरफ आने से पहले एक छोटा सा एक तजिया आपके सामने रखूंगा, और वो तजिया यह है कि पाकिस्तान के जो इस इलेक्शन में 13 ऐसे हलके हैं जिनको हम कह सकते हैं कि इन हलकों के रिजल्ट पूरे इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर हावी होंगे या एक अहमियत इख्तियार करेंगे। ये जो 13 हलके हैं इनमें सबसे पहला जो हलका है वो NA 130 लाहौर से है। इसमें मियां नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद साहिबा का मुकाबला है। यास्मीन राशिद साहिबा जो है वज़ायर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरानी वर्कर है और वो वजीर भी रही हैं और इस वक्त तो जेल में है। वो जेल में बैठ के ये इलेक्शन लड़ेंगी और मियां नवाज शरीफ साहब इनके मुकाबले में होंगे। और अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जीत जाती हैं, अभी स्पेकुलेशन है, फर्ज कर लेते हैं तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनकी यहां पे हार बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होगी। फिर लोग ये कह सकेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लीडर जो है वो अपने हल्के से ही हार गया। दूसरा जो हल्का अहम है वो NA 119 है, यानी 119 NA 119, और इसमें मरियम नवाज साहिबा का मुकाबला है शहजाद फारूक साहब से। और ये शहजाद फारूक साहब जो हैं ये आबाद फारूक साहब के भाई हैं। आपको याद होगा आबाद फारूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वर्कर हैं और ये इस वक्त जेल के अंदर है। और आपको याद होगा कि इनका एक साहबजादा 9 साल का उसका इंतकाल हो गया था और वो बेटा अपने बाप से मिलना चाहता था, लेकिन उस जमाने में बाप से उसकी मुलाकात नहीं करवाई गई थी और एक बड़ा स्कैंडल बना था, शायद आपको याद हो। तो शहजाद फारूक साहब जो हैं वो आबाद फारूक साहब के भाई हैं और ये इस कैंपेन में अपने जो भाई का बेटा है उसका जिक्र भी बार बार कर रहे हैं। फिर NA 127 है लाहौर, यहां से बिलावल भुट्टो साहब अताउल्लाह तारिर साहब के मुकाबले में है। और यहां पे अगर बिलावल भुट्टो साहब हार जाते हैं और अताउल्लाह तारिर साहब जीत जाते हैं तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और अगर बिलावल साहब जीत जाते हैं तो फिर पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वापसी का सफर शुरू हो जाएगा। NA 151 मुल्तान से अली मूसा गिलानी और मेहर बानो कुरैशी साहिबा का ये मुकाबला हो रहा है दोनों के दरमियान। और यहां पे मुल्तान के अंदर गिलानी फैमिली और कुरैशी फैमिली 2 पुरानी सियासी फैमिलीज हैं और अब ये जो विरासत है वो अगली नस्ल में शिफ्ट हो रही है। यूसुफ गलानी साहब के साहबजादे एक साइड पे हैं और दूसरी साइड पे शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी हैं। तो अब इसमें से ये फैसला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहां से कौन जीतता है और मुल्तान की गद्दी किसके पास आती है। फिर NA 44 ये डेरा इस्माइल खान से है और इसमें अली अमीन गन्नापुर साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं और फैसल करीम कुंडी साहब। ये तीनों बड़े यहां से मुकाबला करने वाले हैं, तीनों बड़े सियासतदान। अब इनमें से जो फैसला जिसके हक में होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा फैसला। फिर NA 56 इसमें शेख रशीद साहब, हनीफ अब्बासी साहब और PTI के शहरयार रियाज साहब हैं। ये हल्का बहुत ही तगड़ा है और इसका जो रिजल्ट होगा वो ये फैसला करेगा कि रावलपिंडी शहर जो है वो किसके पास होगा अगले 5 साल के लिए। NA 241 कराची से डॉक्टर फारूक सत्तार साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुरम शेर जमान साहब एक दूसरे के मुकाबले में है और ये वही हल्का है जहां से डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन साहब जीते थे और फारूक सत्तार साहब पिछला इलेक्शन हार गए थे। फिर NA 118 118 इसमें हमजा शहबाज और उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खातून है वो आलिया हमजा, वो यहां से इलेक्शन लड़ रही हैं और वो जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ेंगे और सारे इनके सिंपैथी वोट भी उनको मिलेगा। फिर NA 148 मुल्तान से यूसुफ गिलानी और नून लीग के अहमद हुसैन दहड़ साहब जो हैं और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है। और आखिरी और 13वां हल्का जो है वो है NA 149 मुल्तान, यहां से जहांगीर तरीन साहब और आमद डोगर साहब आपस में मुकाबला कर रहे हैं और जावेद हाशमी साहब भी इसी हल्के से लड़ रहे थे लेकिन वो आमद डोगर साहब के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। तो ये 13 हल्के ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 13 हल्कों में एक हल्का NA 56 है जिसमें हनीफ अब्बासी साहब और शेख रशीद साहब का और फिर शहरयार रियाज साहब का मुकाबला आपस में। इस हल्के का कमाल यह है कि पिछली मरतबा जब 2018 में इलेक्शन हुआ था तो हनीफ अब्बासी साहब डिस्क्वालीफाइड थे और जेल के अंदर थे और शेख रशीद साहब सारे उस वक्त ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट भी मिला, कुछ हमदर्दी का वोट भी मिला और हनीफ अब्बासी साहब कैंपेन नहीं कर सके थे और ये ज़ाहिर इलेक्शन ही लड़ रहे थे तो उसका फायदा भी शेख रशीद साहब को हुआ।
अब इस मरतबा सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ है। शेख रशीद साहब जो है इस वक्त जेल में है और हनीफ अब्बासी साहब बाहर हैं, और शेख रशीद साहब जेल के अंदर बैठ के वहां से वीडियोस भिजवा रहे हैं और वो अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता भी दे रहे हैं। अब फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि यहां से कौन जीतेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहां से उम्मीदवार जो है शहरयार रियाज साहब हैं, और इनके बारे में शेख रशीद साहब ने ये क्लेम किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन्हें 3 करोड़ रुपए लेके तो ये टिकट इनको बेचा, तो उसके साथ भी उन्होंने कसम खाई थी। अब इस कसम का क्या फायदा होगा? हनीफ अब्बासी साहब की कैंपेन कैसी है? शेख रशीद साहब को हमदर्दी का वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये वो सारे सवाल है जो हम हनीफ अब्बासी साहब के सामने रखेंगे। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि आपकी कैंपेन कैसी है, और शेख रशीद साहब मेरा ख्याल है आपका मुकाबला ठीक ठाक कर रहे हैं, क्योंकि उनको सिंपैथी का वोट भी मिल रहा है और वो जेल के अंदर भी है और वहां से वीडियोस भी आ रही है उनकी। जनाब, सबसे पहली बात तो ये है चौधरी साहब कि ये शब्दाबाजी अब नहीं चलेगी रावलपिंडी के लोगों के लिए कि आप अल्लाह का वास्ता दे रहे हो। अभी आप बताएं 38 साल में आपने किया क्या है? आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि मेरे साथ ये हल्का सिर्फ 27 यूनियन काउंसिल नहीं है। जो पुराना NA-55 हुआ करता था अब NA-56 है, और मेरा जो पुराना NA-56 था उसकी सिर्फ 10 यूनियन काउंसिल मेरे साथ है। मैं 27 यूनियन काउंसिल में जाता हूं जहां से मौसूफ 38 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं और दावेदार है कि मैं इतनी दफा वजीर बना, इतनी दफा मैं MNA बना। यकीन माने पे गलियां में टूटी हुई है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, कोई पार्क नहीं है, किसी किस्म का कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। एक हॉस्पिटल पिछले 20 साल से बन रहा है और एक नालालई पिछले 20 साल से बन रहा है जो कि आज की डेट तक मुकम्मल नहीं हुआ। यानी आप अंदाजा लगाएं लोगों को इस तरह धोखा दिया जा सकता है। हाँ, मैं जा रहा हूं, मुझे पजेराई क्यों मिल रही है चौधरी साहब? उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं मुल्का हल्के में मैंने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, मैंने मेट्रो दी है, मैंने पार्क दिए हैं, सफाई का निज़ाम दिया है, टेक्निकल एजुकेशन दी है, और उसी शहर के अंदर मैंने स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों का जाल बिछाया है। ये सारे काम जब मैंने वहां पे किए हैं, मैं जीत कर भी लोगों के दरमियान था। 2003 में जीता, लोगों के दरमियान में रहा। 2008 में जीता, लोगों के दरमियान में रहा। 2013 में अपने और परायों की साजिश का शिकार हुआ, 9000 वोटों से हारा, लोगों के दरमियान रहा। मैं जेल चला गया चौथे इलेक्शन में, वापस आया उम्र कैद की सजा के बाद, तो फिर आके अपने लोगों में रहा। ये होती है अवामी नुमाइंदगी। ये नहीं होती कि इलेक्शन के दिनों में आप अल्लाह के वास्ते देकर वोट नहीं लिए जा सकते। वोट कारकर्दगी की बुनियाद पर लिए जाएंगे। आप आए, बताएं लोगों को कि आपने अपने हल्के में किया क्या है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि मैं आपके प्रोग्राम के लिए खसूसी तौर पे टाइम निकाल के आया हूं। इसके बाद भी मेरे 4 प्रोग्राम हैं, यानी अंदाजा लगाएं अगर 10:30 बजे भी मैं यहां से निकलूं तो जो 4 प्रोग्राम होंगे डिफरेंट एरियाज में होंगे ना, कोई एक जगह पे तो नहीं होंगे। तो इन 4 प्रोग्रामों को भी अटेंड करना है। फिर भी लोग कह रहे हैं कि आप हमारे पास क्यों नहीं पहुंचे। यानी 14 प्रोग्राम डेली में करता हूं 9:30 पे। अच्छा भाई साहब, इसमें देखें आपके मुकाबले में 2 उम्मीदवार हैं, एक शेख रशीद साहब हैं, दूसरे शहरयार रियाज साहब हैं। आप किसको अपना हरीफ समझते हैं? आपका मुकाबला किसके साथ है? शेख रशीद के साथ है या शहरयार रियाज साहब के साथ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त उम्मीदवार है वहां से? पहली बात तो यह चौथा, मैं अल्लाह से डरते हुए हर बात कहूंगा, और वही रात की इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ना मुझे कोई तकब्बर और गुरूर से कोई एक राई बराबर भी लफ्ज मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है जी। इस वक्त की सूरत हाल इतनी डिफरेंट है कि आप अंदाजा लगाएं कि PTI के सारे लोग, मैक्सिमम लोग जो है, मैं अभी भी अगर आप मेरे ऑफिस में कैमरा घुमाएं 80% यंगस्टर बैठा हुआ है। सारे लोग छोड़ के मेरे साथ शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। मौसूफ के साथ जो 10 लोग थे उनमें से 9 जो है मेरे साथ है, एक बंदा उनके साथ है। जो सपोर्टर की हैसियत से बात कर रहा हूँ, शेख रशीद की बात कर रहे हैं या शहरयार की बात कर रहे हैं आप? उसकी बात ये कर रहा हूं कि उनके जितने PTI के लोग थे वो तो आ रहे हैं मेरे पास, शमूलियत डेली इख्तियार कर रहे हैं, हम उन्हें गले से लगा रहे हैं। शेख साहब के जो 10 लोग थे उनमें से 9 मेरे साथ दुआए खैर कर चुके हैं, और ये बात अब बहुत आगे निकल चुकी है। अब तो इलेक्शन नजदीक है चौधरी साहब, और इलेक्शन में जो मैंने आपको पहले कहा कि 27 यूनियन काउंसिल में जो पिजराई हासिल हुई है वो काम की बुनियाद पर हुई है, और वो समझते हैं कि इलेक्शन के बाद भी हमारे दरमियान रहेगा। मेरे मुखालिफ जितने कैंडिडेट्स हैं, 2 जिन्हें आप कंसिडर कर रहे हैं, वो पिंडी में नहीं रहते चौधरी साहब, वो पिंडी में नहीं रहते। पिंडी के लोग कहते हैं कि अगर हम इन्हें वोट भी दे दें तो ये हमारे हल्के NA-56 में तो नहीं रहते। अब जैसे शेख साहब की आपने मिसाल दी,
वो तो इलेक्शन के बाद F6 F7 चले जाते हैं, वो तो पिंडी में होते नहीं है। दूसरे जिस शख्स की बात आपने की है वो वैसे ही वेस्टेज के एरिया में रहते हैं, GT रोड के पास रहते हैं, उनका भी हल्के से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर ये थोड़ी होता है कि आप आए रातों रात आके, अब जो इल्जाम उन पे 3.5 करोड़ का लगा है वो जाने, शेख साहब जाने, दोनों आपस में फैसला कर लें किसने पैसे दिए किसने नहीं दिए। और शेख साहब एक पहली दफा बैसाखियों के बगैर इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब देखिए नतीजा क्या निकलता है। अच्छा, मैंने अनीफा से वक्फा लेना है, लेकिन आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि हर बार जब इलेक्शन होता है हर हलके में हर उम्मीदवार लंबे लंबे वादे करता है। मैं ये चाह रहा हूं कि जो आप इस हलके में गए वो रिकॉर्ड पे आ जाए कि अगर लोग आपको वोट देते हैं, आप जीतते हैं, तो आप NA 56 को क्या तोहफा देंगे, आप इनके लिए क्या क्या करेंगे ताकि रिकॉर्ड हो कि कल आपसे पूछा जा सके। छोटी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। इलेक्शन की खसूसी ट्रांसमिशन में दोबारा खुश आमदीद। अनीफ भाई साहब, ये फरमाइएगा कि जब भी इलेक्शन होता है हर शख्स ये सीना खोल के क्लेम कर देता है जी हम यहां पे दूध की नहरें बहा देंगे, शहद की नहरें होंगी, ये रावलपिंडी हमारा शहर फ्रांस हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा, यहां पे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, यहां पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा। आप अगर बन गए तो NA 56 को क्या देंगे, क्या तोहफा होगा आपकी तरफ से? सर, पहली बात तो यह है कि अब मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूं कि अवामी नुमाइंदा वो होता है कि लोग जो आपसे मांगे वो तो आप दें और जो ना मांगे वो दें। फर्ज किया आप मुझसे पूछ रहे कि तुमने क्या किया, अभी मैं तो 10 साल से MNA नहीं था, आप उनसे पूछे जो 10 साल MNA थे उन्होंने क्या किया। मैं 10 साल MNA ना होने के बावजूद मैंने रावलपिंडी को मेट्रो बस दी, मैंने MNA ना होने के बावजूद रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी दिया मरी रोड पे 100 कनाल पे, मैं MNA ना होने के बावजूद रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुकम्मल किया। उसके बाद मैंने रावलपिंडी जो हमने इंस्टीट्यूट है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वो भी मैंने MNA के बगैर दिया। मैंने इसी रावलपिंडी के अंदर सफाई का निजाम लेके आया, मैं इसी रावलपिंडी के अंदर खेल के मैदान लेके आया जब मैं MNA नहीं था। कहने से मुराद है मैं तो वो पहले कर चुका हूं जो लोगों ने नहीं मांगा। जो लोगों ने मुझसे मांगा MNA-शिप के दौरान, सीवरेज मांगा, सड़क मांगी, गली मांगी, पानी मांगा, पार्क मांगा, वो तो मैंने दे दिया। जो नहीं मांगा वो भी मैंने दिया। अब आ जाए कि अब हम क्या करेंगे। पहली बात यह कि आपको याद होगा कि IGP रोड जो है 70 साल का गंद भी आपके भाई हनीफ अब्बासी ने साफ किया, उस पर हम 60 से 70 दिनों में इलेक्ट्रिक बसेस चलाने जा रहे हैं। 2 और इश्यूज हैं बड़े रावलपिंडी के, एक इशू है गैस का और एक है पानी का। पानी का 30 अरब रुपया जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो ग्रांट है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ जाते जाते अप्रूव करके गए हैं, जो हमारे खानपुर डैम और रावल डैम से जो पानी आता है उसकी कैपेसिटी को डबल कर देगा। गैस सोर्स से 18 इंच की पाइपलाइन वजीर आजम जो है, ये सुनते जाए जरा, वो अप्रूव करके गए हैं जो रावलपिंडी को गैस फराहम करेगी। इसके अलावा रिंग रोड का वो लेइंग स्टोन रख के गए थे, 14 अगस्त को वजीर आजम नवाज शरीफ इंशाल्लाह उसका इनॉग्रेशन करेंगे। इसके बाद एक 20 साल से वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल बन रहा है जो नए मेरे हल्के में है, जो पिछले 20 साल से बन रहा है, जो NA 55 था पुराना, जहां से कभी मैं इलेक्शन नहीं लड़ा, वो इंशाल्लाह हम मुंतखब होने के बाद 1.5 साल में उस हॉस्पिटल को मुकम्मल करेंगे। कोई अलफ लैला की कहानी है नहीं, कोई 1 करोड़ की नौकरियां नहीं, कोई 50 लाख घर नहीं, कोई घर में राशन डाल के देने की बात नहीं, कोई 200 अरब डॉलर लाकर किसी के मुंह पे मारने की बात नहीं, कोई 90 दिनों में करप्शन खत्म करने के दावे नहीं। हाँ, जो हमने किया वो लोगों के सामने है, जो करने जा रहे हैं वो भी लोगों को बता दिया है, और ये लोगों का राइट है, रावलपिंडी के लोगों का। हाँ, रावलपिंडी को हम बस एक और सवाल है कि अगर फर्ज कर लें कि आपके मुकाबले में शेख रशीद साहब या शहरयार रियाज साहब जीत जाते हैं, तो क्या आप अपनी हार को तस्लीम कर लेंगे और उनकी फतह पे उनको मुबारकबाद देंगे और खुले दिल के साथ उन्हें काम करने का मौका देंगे आप? पहली बात तो यह कि अल्लाह ताला के फजल व करम से वो दिन नहीं आने लगा। अल्लाह ताला के फजल व करम से अगर दिन पता कुछ नहीं होता, बात आपकी सारी ठीक है। मैं तो आखिरी वक्त तक लड़ने वाला बंदा हूं। मैं जीत को जीत समझता हूं, हार को हार समझता हूं। मेरे लिए कभी जिंदगी, जो हारना नहीं जानता वो जीत कैसे सकता है। और मैंने तो आपको कहा कि मैं जीत कर भी लोगों में रहा,
मैं साजिशों के तहत हार के भी लोगों के दरमियान रहा, मैं जेल जाके भी लोगों के दरमियान रहा। अब इससे ज्यादा हक की नुमाइंदगी क्या होता है, मुझे ये बताएं। फिर दूसरा ये कि मुझसे मिलने के लिए या मेरे दूसरे एमपीएस से मिलने के लिए कोई बड़ी बड़ी रुकावटें नहीं होती। एक ऐसा घर है जिसमें आसानी के साथ लोग आ सकते हैं, अप्रोचेबल है और एक्सेस है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि मेरे मुकाबले में जो बंदा जीतता था मुझसे तो आज तक नहीं जीता। वो मेरे से एक दफा वो 70,000 वोटों से आ रहा, एक दफा 60,000 वोटों से आ रहा। मैं एक इलेक्शन आ रहा जिंदगी में 9,000 वोटों से। चौथा इलेक्शन मुझे लड़ने नहीं दिया गया और वो भी मैं 50,000 वोटों से, जो शुनीद थी, मुझे नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं जीत रहा था। 4 दिन पहले मुझे उम्र कैद दे दी गई और मैं आज शेख रशीद के खिलाफ मुद्दई नहीं हूं, ये आप ज़हन में रखें। वो मेरे खिलाफ मुद्दई थे, वो सुप्रीम कोर्ट तक मेरे खिलाफ गए कि इसके मुकदमे को सुना जाए और इसको सजा दी जाए। मैं ना थाने में उसके खिलाफ मुद्दई हूं, ना मैं किसी कोर्ट में उसके खिलाफ मुद्दई हूं। हाँ, ये मैं दावेदार जरूर था कि 9 मई के मास्टरमाइंड में जो मास्टरमाइंड है उनमें वो आते हैं और वो बात सच साबित हो गई। 164 के बयानात जो हैं उनके अपने एमपीएस ने उनके खिलाफ दे दिए। ठीक है। अच्छा, ये फरमाए साहब कि अगर दोबारा वही सवाल कि अगर शेख रशीद साहब जीत जाते हैं तो आप इस हार को तस्लीम कर लेंगे अपनी, और दूसरा अगर खुदा न खास्ता आप हार जाते हैं तो फिर भी आप इस हल्के में काम करते रहेंगे? ये नहीं है कि आप कहेंगे कि अब क्योंकि कोई दूसरा मुखालिफ जीत गया तो अब वो जाने और हल्का जाने और अवाम जाने, आप फिर भी काम करते रहेंगे? मैं तो लोगों के दरमियान रहने वाला बंदा हूं। देखिए 10 साल मैंने आपको कहा है कि जो अशखास यहाँ पे एमएनए रहे हैं, रावलपिंडी के लोग उनसे बार बार सवाल कर रहे हैं कि भाईजान आपने हमारे लिए किया क्या है। ये तो लोगों के पास जाने के काबिल नहीं है, ये लोगों के पास जा ही नहीं सकते। ये फरमाइशी प्रोग्रामों के तहत वीडियोस जारी करना, अल्लाह के वास्ते देना, अल्लाह के वास्ते नहीं देना। आपने लोगों को बताना है कि क्या आपने पीने का पानी दिया है, क्या आपने कोई हॉस्पिटल दिया है, कोई खेल का मैदान दिया बच्चों को। आपने तो 2018 में जाली लेटर, लेकिन सर वो इस बार उन्होंने अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के शेख रशीद साहब ने कहा है कि अगर आपने मुझे वोट दिए तो मैं एक नया रावलपिंडी बनाऊंगा, नया पाकिस्तान बनाऊंगा। अब अगर एक शख्स अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के कह रहा है तो फिर मेरा ख्याल उसकी बात पर यकीन कर लेना चाहिए। नहीं चौधरी साहब, ये अल्लाह के वास्ते और कुरान इन्होंने ऐसे से उठाए हुए हैं। अल्लाह ताला माफ फरमाए सर, अल्लाह माफ फरमाए। ये हमेशा उठाते रहते हैं और किसी के झूठा होने के लिए ये काफी है कि वो कस्में भी उठाता है और कुरान भी उठाता है। और वैसे आज आपको महसूस नहीं होता कि शेख रशीद साहब को मैदान में होना चाहिए था? आपके वो मैदान से बाहर हैं और आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर वो मैदान में होते तो ज्यादा आपको पता चलता है कि कितने तगड़े हैं। मैं 40 दिन से कैंपेन कर रहा हूं। 10 दिन से वो नहीं है, 30 दिन वो कैंपेन ही करते रहे मेरे साथ। और मुझे तो सुबह निकाल दे, रात को निकाल दे, मेरा क्या इशू है। मैंने फिर कहा कि ना मैं उनके खिलाफ मुद्दई हूं, ना थाने में ना अदालत में, तो वो आए। लेकिन अब इस वक्त रावलपिंडी के लोग जो हैं वो बाशऊर हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जिस एक कॉर्नर मीटिंग में जाता हूं वहां पे जलसा आम की सूरत इख्तियार हो जाती है। बार बार आपसे एक अर्ज कर रहा हूं कि ये जो काम मैं गिनवा रहा हूं आपको, ये छोटे काम नहीं है। ये 70 साल रावलपिंडी की 75 साल तारीख में किसी सियासतदान ने ना हमारी पार्टी से ना किसी और से की है। इसमें जो यूनिवर्सिटीज बनी थी वो भी नवाज शरीफ साहब ने बनाई। एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बहुत अच्छा पहले बना था, वो भी नवाज शरीफ साहब ने बनाया। अब जो बाकी मांदा प्रोजेक्ट थे जिनका मैंने बार बार जिक्र किया, वो भी नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने और शहबाज साहब ने बनाए। तो अब ये फरमाइए सर, ये कितना एक मार्जिन ले लेंगे आप? क्या ख्याल है आपका कि जो वेव है आपके हल्के में उसको किस तरह रीड कर रहे हैं, और क्या वोटर्स उस दिन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्योंकि ये भी एक तस्वर किया जा रहा है कि क्योंकि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं तो शायद वोटर्स ही बाहर ना आ सके। देखिए, वोटर को आने में तो कोई किसी किस्म की मुश्किल मुझे तो नजर नहीं आती, लेकिन मैं अपनी बात करूंगा कि मैं इस दफा हो सकता है कि 2008 से भी ज्यादा अच्छी लीड के साथ जीतूं, अल्लाह ताला के फजल करम से, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल करम। और ये फरमाइए कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू तो नहीं होगा? क्योंकि कुछ हल्के ऐसे जो को सेंसिटिव डिक्लेयर किया जा रहा है और आपका भी हल्का सेंसिटिव है नहीं, लेकिन इसके बावजूद नजरें सबकी हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता यहां पे कोई इशू पैदा ना हो जाए। नहीं, मेरी बात सुने, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये किसी सूरत भी ऐसी सूरत रावलपिंडी में कभी पैदा नहीं हुई। हाँ, पीटीआई के
क्योंकि वो लोग जिन लोगों ने हार सामने नजर आके कोई हरकत सकरात करेंगे भी, तो हम उसका मुकाबला इस तरह नहीं करेंगे कि जो वो गलत कर रहे हैं हम भी वही करें। हम अपने लोग पीसफुल रहेंगे, हमारे लोग, हम इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन के जरिए बैलेट बॉक्स के में से बैलेट पेपर के जरिए हम जीतेंगे। क्योंकि देखिए जो 9 मई का वाकया हुआ था सर, उसमें जीएचक्यू के ऊपर हमला भी हुआ था। जीएचक्यू यार रावलपिंडी में है और आप ही का हल्का बनता है जहां तक मेरा ख्याल है, तो अब सेंसिटिविटी तो है इस हल्के के बारे में कि कहीं ऐसा ना हो कि रिजल्ट अनाउंस हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान इकट्ठे होकर वो फिर इस किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत पैदा कर दें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें अब इतना सांस रहा है लोगों के अंदर। वो बेचारे तो देखे ना, बेयारों मददगार हैं जो मास्टरमाइंड थे, उन्होंने उनको बेयारों मददगार छोड़ दिया। कच्चे जहन थे, उनके जहनों को 1.5 साल तक आबियारी की गई, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ तैयार किया गया, शोहदा के मुजस्मों को तोड़ा गया, हमजा कैंप पे हमला किया गया, मेट्रो स्टेशन को जला दिया गया, जीएचक्यू पे हमलावर हुए, और ये सारी चीजें एक जगह बैठकर प्लानिंग हुई थी, मास्टरमाइंड ने की थी। मैंने आपको बताया था कि रावलपिंडी का धरना में इमरान खान को मशवरा देने वालों में हमारा रावलपिंडी शहर से ताल्लुक रखने वाले शेख रशीद साहब भी थे। आज वो वक्त ने साबित कर दिया है। मैं तो आज 3 महीने से बात कह रहा हूं कि रावलपिंडी की अपॉइंटमेंट को रोकने के लिए रावलपिंडी में धरना दिया गया था और उसमें यह कहा गया था उठो नौजवानों, गिराओ जलाओ, और वो मेट्रो स्टेशन जो जला दिया गया था आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोबारा तैयार करवा दिया। भाई साहब आपका बहुत बेखौफ से यहां पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ होंगे। इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मर्दान NA-23 से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनका जो इंतखाबी निशान है वो डॉल्फिन है और इनको बड़ा अच्छा निशान मिला है, बजाय इसके कुछ इनके कुलीग्स हैं उनको ऐसे निशान मिले हैं कि जिससे वो खासे मेरा ख्याल है उनको एम्बेरस किया गया है, लेकिन बहरहाल इनके लिए बड़ा अच्छा निशान है। अली मोहम्मद खान साहब ने 2013 का इलेक्शन यहां से लड़ा था और उस वक्त इनके वोट थे 58,570 और इनके मुकाबले में JUI फे के मौलाना मोहम्मद कासिम थे जिनके 56,318 वोट थे। ऑलमोस्ट 2,000 वोट्स का फर्क था और नून लीग उस वक्त तीसरे नंबर पे आई थी। और अब सवाल यह है कि क्या अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो JUI को यहां से हराने में कामयाब हो जाएंगे या फिर मौलाना साहब कम बैक करेंगे? तो अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा आपकी कैंपेन कैसी चल रही है? कोई आपको किसी जगह पे कोई रुकावट महसूस तो नहीं होती? कोई आपके साथ पुलिस की मिस हैंडलिंग वगैरह तो नहीं, कोई इस टाइप की चीज तो नहीं आपके साथ कोई? बहुत शुक्रिया साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आपने 2018 की फिगर्स बताई, 2013 में भी यही मुकाबला था इस हल्के से और JUI ही मेन हरीफ थी यहाँ से। 2013 के मैंने बताया आपको, 2018 के नहीं बताया। नहीं आप, हाँ नहीं, वो 18 के आपने बताया। 2013 में अच्छा 2018 ठीक, 46,000 थे 2013 में और JUI के कोई 39-40 के करीब थे और 18 में फिर वो मेरे कोई 46 से 58 तक गए। जमीयत ने भी छलांग मारी, उनका भी ऊपर गया और अल्लाह ने हमें इज्जत दी। दूसरी बार फिर इसी हल्के से खान साहब भी जीते थे, तो इस हल्के से 3 बार तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। अभी आपने पूछा हालात कैसे हैं, तो मुझे मौका मिला जरा देर से कैंपेन ज्वाइन करने का, लेकिन अभी कोई 10-12 दिन मेरे हुए हैं कैंपेन में, लेकिन कैंपेन माशाल्लाह उठ गई है। और पुलिस का जहां तक इशू है तो फिलहाल कम से कम मेरे हवाले से कोई ऐसा इशू है तो नहीं, लेकिन कुछ जगहों पे ये इतलात जरूर आई हैं कि जहां कोई हमारा प्रोग्राम करते हैं तो हमारे MP साहब इफ्तिखार नशवानी साहब ने शिकायत की है कि कुछ जगहों पे शिकायत आई है, लेकिन ओवरऑल मर्दान में मैं समझता हूं कि इलेक्शन का माहौल बेहतर है निस्बतन पंजाब से। अच्छा, वैसे बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि आपके कोलीग्स, आपके दोस्त जो हैं वो एतराज करते हैं, वो कहते हैं जी हम जहां जलसा करते हैं वहां से पुलिस कुर्सियां तक ले जाती है, लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, हमें रास्ता नहीं दिया जाता, हमें जाने और आने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो हमारे हमायती हैं उन सबको उठा लिया जाता है। कुछ लोग बल्कि बहुत ज्यादा तादाद में एतराज करते हैं, लेकिन आपके साथ ये नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर या तो दूसरे गलत बयानी कर रहे हैं या फिर आपके साथ कोई खुसूसी रायत हो रही है। नहीं, मर्दान में हमारे जो 3 कौमी हल्के हैं, एक पे मुजाहिद खान साहब है, दूसरी बात खान साहब हैं वो नहीं आ पा रहे क्योंकि उनकी बेल्स के इशू हैं,
फिर हमारे साथ सवादी का इलाका है और चारसदे का। तो खैबर पख्तूनख्वा में निस्बतन माहौल बेहतर है, लेकिन कर्क में आज ज्यादती हुई है। कर्क में आज हमारा एक वर्कर कन्वेंशन या जलसा था जिसमें ज्यादती हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर आप पंजाब से कंपेयर करें तो पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा में निस्बतन माहौल बेहतर है। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि पख्तूनख्वा में अगर निस्बतन बेहतर है, लेकिन सबसे बड़ा सूबा आबादी के लिहाज से पंजाब, अगर वहां पश्तूनख्वा के मुकाबले में आप उनको बिल्कुल ही स्पेस नहीं दे रहे, तो क्या इसका मतलब ये है कि मियां साहब को बिल्कुल ओपन ग्राउंड मिल रही है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस इलेक्शन पे कि आपने इंतखाबी निशान तो ले लिया और लीडर भी जेल में डाल दिया और आधी से ज्यादा पार्टी भी मजबूर होकर छोड़ दिया उन्होंने पार्टी, और कुछ लोग अभी भी जेलों में है, बल्कि ज्यादा लोग जेलों में है। तो इन हालात में अगर आप पंजाब में कैंपेन भी नहीं करने देंगे तो फिर किस तरह आप इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कहेंगे? अच्छा अली साहब, वैसे पंजाब के अंदर आपकी शिकायत बजा, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपनी बाकायदा कंपेन कर रहे हैं और उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं। जैसे रावलपिंडी की मिसाल है, शहरयार रियाज साहब हैं, वो बाकायदा यहां पे जलसे भी कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं और किसी जगह किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। और शेख रशीद साहब ज़ाहिर यहां पे है नहीं। इसके अलावा लाहौर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी मकामात है, हल्के हैं जहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ और शहरों में जैसे मेहर बानो कुरैशी साहब हैं, साहिबा हैं, वो मुल्तान के अंदर कर रही हैं कंपेन, वहां पे कोई इशू नहीं। मेरे पास बहुत सारे इसमें डाटा है और कुछ लोग हैं जो एतराज कर रहे हैं जी कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा सहूलत है, उनकी कोई कंप्लेन नहीं है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी हमें जलसे नहीं करने दिए जा रहे। तो हो सकता है कुछ ऐसे उम्मीदवार हों जो जलसा करना ही ना चाह रहे हों और वो ये बहानेबाजी कर रहे हों। नहीं चौधरी साहब, असल में आप जिन हल्कों का जिक्र कर रहे हैं तो उनमें से जैसे अभी मैं खुद तो कंटेन में बहुत बिजी हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं फॉलो कर जाता हूँ रात को। तो माशाल्लाह खोसा साहब की कंपेन बेहतर है और अकरम राजा साहब की, सलमान साहब की कंपेन बेहतर जा रही है, मेहर बानो कुरैशी साहब की कंपेन भी अच्छी जा रही है। लेकिन ये वो नाम है जो मीडिया में है और कुछ बड़े लॉयर्स हैं, लेकिन असल में जो मैं एक और नाम बताता हूं, मतलब NA 119 से 119 से मरियम नवाज के मुकाबले में शहजाद फारूक साहब है। शहजाद फारूक साहब ने कोई कंप्लेन नहीं की अभी तक, जबकि वो मरियम नवाज साहबा का मुकाबला कर रहे हैं। इसी तरह जो ये अली अमीन गन्नापुर साहब जो हैं, उनकी तरफ से अभी कोई कंप्लेन नहीं है NA 44 से। फिर इसके अलावा जो है खुरम शेर जमान कराची से हैं, उनकी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं है। आलिया हमजा जो है वो जेल में है, लेकिन उनके अपने लोग जो वो कंप्लेन कर रहे हैं और उनकी तरफ से कोई इशू नहीं अभी तक आया सामने। बैरिस्टर तैमूर है मुल्तान से, उनकी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आई। अहमद डोगर साहब जो है वो भी कर रहे हैं और उनकी तरफ से भी कोई ऐसा इशू सामने नहीं आया अभी तक। परसों रात मैं कंपेन से जब वापस आया हूँ, मैंने देखा छोटी बच्ची मीडिया पे बैठी बात कर रही है। मैंने देखा कि वो क्या छोटी बच्ची क्या कह रही है। तो मेरे ख्याल में चौधरी तनवीर साहब का इलाका है पंजाब से, काबिल एहतराम है नून लीग से, लेकिन उनके मुकाबले में जो हमारे मेंबर हैं, नहीं आई थिंक शेखपुरा या लाहौर से, गुजरावाले से किसी, तो वहां जो हमारे मेंबर हैं तो उनकी बच्ची सोशल मीडिया पे वो गिला कर रही है कि हमारे वाले साहब को उठाया गया। तो जो अननोन लोग हैं ज्यादा, जो जिनका मीडिया में ज्यादा फेस नहीं है, जो पहले कभी असेंबली में नहीं आए, उन लोगों को MP लेवल पे काफी इश्यूज हैं। अगर आप कहेंगे तो पूरा डाटा निकाल के कल आपको अपने सोशल मीडिया को कहते हैं जहां जहां से इश्यूज है वो आपको सारा प्रोवाइड कर देते हैं। मैं ये समझता हूँ, देखें जी जरूर दीजिएगा उसमें। अली भाई आपको जरूर डाटा देना चाहिए और अगर ये हो रहा है तो हम आवाज उठाएंगे, ये आपके साथ वादा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इलेक्शन ठीक होने चाहिए। अगर इलेक्शन ठीक नहीं होंगे तो फिर उसके बाद मुल्क कैसे ठीक चल सकेगा। तो ये बात दुरुस्त है, अगर कोई कंप्लेंट्स हैं तो आपने जरूर वो आप नोटिस में लेके आए उसको। अभी अगर आप हाल ही में देखें, और तो चले इस तरह की इश्यूज तो काफी दिनों से हम फेस कर रहे हैं, लेकिन दो बड़ी हौलनाक हादसे हुए हैं। एक सिड्डी में वो खैबर अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे पे जो हमला हुआ और 4 वहां हमारे लोग शहीद हुए, और उसके साथ साथ बाजबड़ से जो रेहान ज़ैब खान, हमारे नौजवान वहां से आजाद उम्मीदवार थे लेकिन पार्टी के पुराने कारकुन, वो वहां शहीद हुए 4 दिन पहले। उससे बहुत दुख और बहुत रंज की फिजा कुछ दिन रही पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। बाजबड़ में तो आज भी सोग है। तो ये चीजें जो है बहुत ही ज्यादा, लेकिन सर वो मसला ये है कि वो ये कह रहे हैं कि वो आपने उनको टिकट नहीं दिया था, आपके वर्कर थे
लेकिन वो आपके टिकट होल्डर नहीं थे, आपने उनको मुस्तरद करके किसी और को टिकट दिया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके उम्मीदवार नहीं थे फिर वो। नहीं जावेद चोई साहब हमारे उम्मीदवार या वो थे या नहीं थे, लेकिन वो पाकिस्तानी थे और वो हमारे मुल्क के जवान थे, पाकिस्तानी साहब के पुराने यूथ के वर्कर हैं। वहां टिकट पिछली दफा जीतने वाले गुलजफर खान साहब को मिला था। पार्टी की पॉलिसी थी कि जो पार्लियामेंटेरियन मुश्किल में खड़े रहे उनको टिकट मिलेगी, लेकिन वो बहरहाल पीटीआई के रुकन थे और बहुत ही जबरदस्त इमरान खान साहब के वर्कर थे, लेकिन उससे कतई नजर एक नौजवान रहनुमा थे, सियासी कारकुन थे। जिस तरह वहां पर पूरा बाजावर निकला है, जमीयत के, पीपल पार्टी के, नून लीग के सब लोगों उन्होंने जॉइंटली सारे चीज को कंडेम किया है। बहुत शोक की फिजा रही है खैबर पख्तूनख्वा में 3-4 दिन। मेरी दुआ है कि इलेक्शन तक मजीद ऐसा खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो। ठीक है अली साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अगर आप इस बार भी जाते हैं NA23 मर्दान से, तो आप अपने हल्के के लिए करेंगे क्या? ये एक सवाल है जो आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। छोटी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। इलेक्शन की खसूसी ट्रांसमिशन में दोबारा खुश आमदीद कहता हूं आपको। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं। उनकी तरफ जाने से पहले एक शिकायत आई है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं NA56 से शहरयार रियाज साहब, उनकी तरफ से एक शिकायत आई है कि उन्होंने लियाकत बाग में आज जलसा करने की परमिशन मांगी थी और डिप्टी कमिश्नर को बाकायदा उन्होंने खत लिखा, लेकिन डिप्टी कमिश्नर की तरफ से यह जवाब आया कि क्योंकि आजकल लॉ एंड ऑर्डर की सूरत अच्छी नहीं है, इसलिए आपको जलसा करने की इजाजत नहीं दी जाती। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि लियाकत बाग में इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जलसा कर चुकी है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जलसा किया, आज जमात इस्लामी ने भी वहां से जलसा किया। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को ये जलसा करने की इजाजत नहीं दी जा रही, तो ये इनके साथ रहती है, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब थी तो वो बाकी 3 पार्टीज के लिए भी खराब थी, लेकिन उनको अलाउ कर दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को नहीं अलाउ किया गया। तो एक सवाल बनता है जो मेरा ख्याल है डिप्टी कमिश्नर साहब को इसका जवाब देना चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब ये फरमाइए सर, अगर आप जीत जाते हैं तीसरी मर्तबा इसी हल्के से, तो आपके वोटर्स को, आपके सपोर्टर्स को क्या मिलेगा? नहीं जी साहब, कुछ तो नजरियाती बातें हैं, कुछ इलाकाई। अगर इलाकाई पे आते हैं, पहले उस पर मैं बात हल्के की कर लेता हूं। उसके बाद जो असल जो आजकल इशू है वो ये है कि जो खान साहब का स्टैंड है उसी पे सारा मुल्क खड़ा है। और इस जो खान साहब ने मुल्क के लिए गैरत दिखाई है, जो स्टैंड लिया, जिसकी उनको सजा भी मिल रही है, कौम खड़ी है साथ इंशाल्लाह। एक फैसला बल्कि 3 फैसलों के खिलाफ आए, एक फैसला 25 करोड़ देगी 8 फरवरी को इंशाल्लाह। लेकिन आपने हल्के का स्पेसिफिक पूछा तो मुझे उस पर जरा 1 मिनट दीजिएगा। मैं जब 2013 में पहली बार पास हुआ तो हमारे इलाके में हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज में काफी कमी थी। हमने यहाँ पे, मैं एग्जांपल आपको दूंगा, एक THQ तख्त भाई है जो हमारा मेन हॉस्पिटल है इस इलाके का। वहां उस जमाने में 3 से 4 डॉक्टर्स हुआ करते थे 2013 में। इस वक्त हम 60+ पे ले जा चुके हैं। उसमें हार्ट का वार्ड भी बना चुके हैं, उसमें ऑपरेशन तो नहीं हो रहे लेकिन एटलीस्ट बना गए हैं, फैसिलिटीज बेहतर की हैं। हेल्थ पे हमने फोकस मजीद करना है। एजुकेशन का मैं आपको बता देता हूं, आपको ये जान के खुशी होगी कि पूरे पाकिस्तान का, यू विल बी प्लीज्ड टू हियर दिस, कि पूरे पाकिस्तान का पहला बच्चियों का गर्ल्स कैडेट कॉलेज मेरे हल्के में हमने बनाया है। और वुमेन यूनिवर्सिटी हम यहाँ बना गए हैं और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी। तो बड़े कुछ काम तो हमने किए हैं, लेकिन जो स्कूल्स हैं, जो हाई स्कूल्स हैं, उसमें फैसिलिटीज हमने बढ़ाई हैं और बहुत काम अभी करने को है। साफ पानी के कुछ इश्यूज तखबई एरिया में, उस पर हमने काम मजीद करना है। उसके साथ साथ कुछ मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मेरा जो गांव जिधर अभी मैं बैठा हूँ हाथियान गांव, ये यहाँ पे पश्तूनख्वा का शायद पहला मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गांव के लेवल पे हमारी हुकूमत में, मैंने क्या, मेरी हुकूमत ने बनाया, मेरी क्या औकात है, लेकिन ये चीजें हम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, हेल्थ फैसिलिटीज को हमने मजीद बेहतर करना है और एजुकेशन फैसिलिटी पे खासकर बच्चियों के हमने फोकस करना है। लेकिन वी टेक प्राइड इन दिस that we have got the first girls cadet college in the whole of the country. पाकिस्तान में गर्ल्स पहला कैडेट कॉलेज तख्त भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में खान साहब ने बनवाया। बाकी बहुत सी बेशुमार चीजें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैंने मरकज से काम करवाया। आखिरी बात,
आई वुड लाइक टू गिव स्पेशल क्रेडिट एंड थैंक्स टू दो बातें आखिर मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। असद उमर भाई, अगर मेरी बात सुने, आपका बहुत शुक्रिया। आपने कोरोना के जमाने में जो मुझे फैसिलिटेट किया SDGs में और स्पेशल फंड दिया मेरे इलाके को, कुछ रोड्स बने और उससे बहुत यहाँ मार्केट फील्ड टू मार्केट रोड्स बने, और उसके साथ साथ लुंधखोड़ और मियां ईसा, ये ऐसे तारीखी इलाके हैं जिन 75 साल से जिनमें गैस नहीं थी, तो लुंधखोड़ और मियां ईसा को हमने गैस दिलवाई। लेकिन अभी और भी बहुत काम करने को है, जब तक आप जिंदा हैं काम तो खत्म नहीं होता। अच्छा अली साहब, ये आपका जो हल्का है इसमें JUI बहुत तगड़ी है, यहाँ पे दीनी तबकात बहुत ज्यादा है क्योंकि खुद आप दीनदार हैं, तो ऐसे हल्के के अंदर जहां पे दीनी तबका मजबूत हो, JUI की रूट्स हो, तो वहां पे आपका क्या ख्याल है कि आप आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे? जी साहब, पहली बात तो ये, मैं कोई दीनदार नहीं हूं, मैं आपकी तरह आम आदमी हूं, गुनहगार लोग हैं, लेकिन यह है कि जिस नजरिए के साथ हैं खान साहब के साथ है, जिस विजन के साथ हैं, वो विजन है एक ऐसा पाकिस्तान जो दुनिया में मिसाल बने, जो पाकिस्तान विद होल मुस्लिम उम्मा शुड टेक प्राइड। अगर हम दुनिया की वाइड इस्लामिक न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं, व्हाई कांट वी बिकम द दुनिया की वाइड सबसे बड़ी इस्लामिक इकोनॉमिक पावर? बड़ी यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं बना सकते? हम अपने पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तक क्यों नहीं बना सकते? तो ऐसा एफर्ट की जो है वो जरूरत है। जहां तक जमीयत का ताल्लुक है, उनसे सब एहतराम, लेकिन ये बात हम हमेशा कहते हैं कि देखिए, मुल्क ठीक करने के लिए आपको मरकजी फेडरल जमातों की जरूरत होती है। इस वक्त मुल्क ठीक 3 जमातें कर सकती हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटी, जो मुल्क में वज़ीर आज़म बिठा सकते हैं, या PTI है, या नून है, या पीपल्स पार्टी। नून और पीपल्स पार्टी लगता है ये अपनी शेल्फ लाइफ पूरी कर चुकी है, अवाम अब पर ट्रस्ट नहीं करती। वाहिद एक फेडरल जमात रहेगी, तहरीक इंसाफ, जो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और पाकिस्तान और बलूचिस्तान में तो हुकूमतें बना चुकी है। सिंध में हमारी अपोजिशन लीडरशिप थी, कश्मीर और गिलगित में भी हम हुकूमतें बना गए हैं। हमने गलतियां भी की होंगी, लेकिन हमने डिलीवर की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने पाकिस्तान को दुनिया के एक नक्शे पे उभरते हुए मुल्क के तौर पर आप उभार रहे थे। बदकिस्मती से 9 अप्रैल की रात आई और रात के 12 बजे जो है उम्मत मुस्लिमा के लीडर को घर भेजा गया। बहरहाल द रेस्ट इज हिस्ट्री एंड एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। अच्छा, वैसे एक सवाल ये भी है सर कि खैबर पख्तूनख्वा के बारे में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वहां से जो आजाद उम्मीदवार जीतेंगे, ज़ाहिर है आप सब लोग आजाद हैं, वो मैक्सिमम जो है दूसरी पार्टीज में चले जाएंगे। उनमें से जो MPs होंगे वो परवेज खटक साहब की पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे और शायद परवेज खटक साहब वहां गवर्नमेंट बनाने के काबिल हो जाएं, और कुछ MNAs जो हैं वो शायद जहांगीर तरीन साहब को ज्वाइन कर लें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले जाएं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग जीत के दूसरी पार्टीज में जंप कर जाएं। चले, आपने अच्छा कि सवाल कर लिया। सारे मेरे साथी जो हैं वो मेरे से ज्यादा स्टॉन्च खान साहब के सिपाही हैं, मैं किसी पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठाता। लेकिन अगर कोई नवारिद, कोई एडवेंचरस है भी, खुदा ना खास्ता कोई ब्लैक शीप है, तो उस एक ब्लैक शीप के लिए मैं बता दूं कि हम आजाद उम्मीदवार नहीं है। आजाद उम्मीदवार वो होता है जो अपने डॉक्यूमेंट्स आजाद उम्मीदवार जमा करता है। हम सब ने एफिडेविट दी है और सब एफिडेविट देते हैं। नून लीग वालों ने भी दी है, पीपल्स पार्टी, हम सब ने, हमने एफिडेविट दी है कि हम तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, हम तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हम तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं। हमारे पास सिर्फ इंतखाबी निशान नहीं है, बाकी मेंबर तहरीक इंसाफ के हैं। अगर कोई शख्स पास होने के बाद तहरीक इंसाफ की बजाय कहीं और जाता है, आर्टिकल 62 में आ गया जनाब। जी अली साहब, आपको आपका शायद डिस्कनेक्शन हो गया है आपके साथ राब्ता, और मैं NA-23 मैदान के बारे में बताते चलूं कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ JUIF भी बहुत तगड़ी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले यहाँ से ज़्यादातर JUI के लोग ही मुंतखब होते थे, और इनको जो अली मोहम्मद खान साहब हैं, इनका मुकाबला मौलाना मोहम्मद कासिम साहब भी करते रहे हैं। 2018 में सिर्फ 2000 वोट्स का मार्जिन था, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब ने एक नई स्पिरिट के साथ जो एमर्ज हुए हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त बात है। यहाँ पे मैं इनके करैक्टर की एक तारीफ करना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जब मुश्किल वक्त आया तो ये जेल जाते रहे, 7 मरतबा इनकी गिरफ्तारियां हुई, 7 मरतबा रिहा हुए, इसके बावजूद इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। और जो बहुत सारे लोग, जो बाकी लोग हैं, वो ये एतराज़ करते हैं जी हम पे सख्तियां थी, तो मैं हमेशा उन्हें मिसाल देता हूँ अली मोहम्मद खान की कि सख्तियां इनके ऊपर भी थी, लेकिन इन्होंने इस्तेकामत दिखाई
और जबकि दूसरे लोग मरतबा भी जेल जाने के बाद अपने घर बैठ के या फिर सियासत से ताइब होने का ऐलान कर दिया। तो मैं कहता हूं कि भाई आप ही की पार्टी के एक अंदर बंदा मौजूद था, अगर आप इस्तेकामत दिखाना चाहते तो आप अली मोहम्मद खान बन सकते थे, लेकिन आपने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि आपके ऊपर को बहुत ज्यादा सख्ती थी, एक सख्ती वाला बंदा दूसरा भी मौजूद था। अली साहब, आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो ये फरमाइएगा सर कि आप ये कह रहे थे कि आपकी पार्टी के लोग पार्टी नहीं छोड़ेंगे कुछ भी हो जाए। I'm not sure. Inshallah, there will be least amount of defections, especially from Khyber Pakhtunkhwa, क्योंकि ये पहले भी सुबह खड़ा रहा है और पंजाब में भी मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह कि मैक्सिमम तादाद में। और ये मैं आपको जो सब बता दूं आपको, ये आज इलेक्शन से 3 रात पहले मैं जो जज्बा देख रहा हूँ, ये कि मैं तो इस जमात के लिए, खान साहब ने मुझे बहुत जगह पर टास्किंग दी, मैं कश्मीर भी कैंपेन पे गया। ये जो जिमनी इलेक्शन हम जीते 9 अप्रैल के बाद, जिसमें चोरी परवेज लाई साहब वजी वाला बने, उसमें पूरे पंजाब में मैंने कैंपेन की थी। और बल्दियात में, मैं इस्लामाबाद में मैंने कैंपेन 2021 में भी की और 2015 में भी मैंने की। मैं आपको एक बात बताऊं, इस बार जो मैं कन्विक्शन देख रहा हूं, 2013 में भी बहुत बड़ी हवा थी, जिसको एक टिपिकल लफ्ज़ यूज होता है इलेक्शन में, हवा। इस बार हवा है, लेकिन हवा के साथ कन्विक्शन बहुत ज्यादा है। पहले उम्मीद थी, अब लोगों में एक गुस्सा है, लोगों में एक आप इसको कह सकते हैं कि इंतकाम है, लेकिन वो पुरअमन इंतकाम इस तरह से कि अल्लाह का करम है, कोई बंदूक की तरफ जाने की बात नहीं है। सब ये कह रहे हैं पुरअमन तरीके से जाके हमने वोट डालना है तरीके इंसाफ को। मैं हैरान हूं जज्बे को देख के नहीं कि अपने इलाके में आप वो वेलकम नहीं मिलते जो बाहर मिलते हैं। बाहर आपको एक हीरो वेलकम, अपने इलाके में लोग आपको अपने जैसे समझते हैं, आप तो अपने इलाके में आपको वो वेलकम मिल रहा है जो खान साहब को मिलता है। ये लोगों की मोहब्बत है और लोगों की खान साहब से मोहब्बत है, और जो उनका स्टैंड है उनकी। मैं मर्दान की आपको बात बताऊं कि मर्दान में आपको एक स्टेज पे जाने में बड़ी मुश्किल होती है, आपको बड़ी मुश्किल से गाड़ी में आप बैठ के वहां से निकल पाते हैं, इतना जज्बा है। मैंने ये जज्बा मर्दान में पश्तूनख्वा में इससे पहले नहीं देखा। ठीक है अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वासा यहाँ पे ब्रेक के बाद हम 3 एक्सपर्ट्स के साथ इसी शो में हाजिर होंगे और फिर आपको ये बताएंगे कि रिजल्ट्स किस नौयत के होंगे और क्या उन रिजल्ट्स को कबूल कर लिया जाएगा या नहीं। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।